आज का दंगल देश की राजनीति में हिंसा को उकसावे वाली बयानबाजी को लेकर हो रही राजनीति पर है। भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा, हत्या और मौत जैसे शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पीएम की सुरक्षा के लिए चिंता की बात है। बीजेपी ने ये चिंता उस घटना के आलोक में जाहिर की है जिसमें पिछले हफ्ते अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। एक 20 साल के ऐसे लड़के ने ट्रंप की हत्या की कोशिश की, जिसके कारनामे के पीछे का मकसद पता लगाना मुश्किल हो रहा है। इसी विषय पर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने एक आलेख लिखा था, जिसमें उठाए गए सवालों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी पर तमाम आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने 2013 में पटना के सीरियल बम ब्लास्ट से लेकर 2022 के फिरोजपुर फ्लाईओवर कांड तक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी की जान को पैदा हुए खतरे का जिक्र किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे विवाद में ट्रंप की सुरक्षा को खतरे और पीएम मोदी की सुरक्षा के खतरे में समान नजरिए से इसे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हमारे देश में पीएम मोदी की सुरक्षा की जवाबदेही खुद केंद्र सरकार की है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जब कांग्रेस के नेता बार बार मौत, हत्या, हिंसा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पीएम मोदी के खिलाफ नफरत का एक रेटोरिक पैदा होता है और उसका अंजाम बुरा हो सकता है। ऐसे में सवाल है, क्या राजनीति में मौत, हत्या, हिंसा जैसे शब्दावली का इस्तेमाल सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की ओर से ही किया जाता है? क्या अमेरिका में ट्रंप पर हुए हमले के बाद भारतीय राजनीति में हिंसा और उकसावे वाले राजनीतिक माहौल को लेकर सतर्क होना जरूरी है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस की सड़कों पर उतर चुके हैं। अयोध्या की जनता हरा देगी। प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। ये ताकत, इस ताकत को पहचान लो। अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ। ट्रंप की जान तो बच गई, लेकिन हमले की प्रकृति और हमलावर की प्रवृत्ति देखते हुए यहाँ दूर भारत में भी पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सियासी चिंता जाहिर की गई है, क्योंकि ट्रंप पर गोली चलाने वाला कोई आतंकवादी, अपराधी, माफिया नेता नहीं, सिर्फ 20 साल का एक युवक था, जिसके लिए ट्रंप की हत्या का कोई साफ मकसद सामने नहीं दिखता। ऐसे में अमेरिका की उस घटना को लेकर भारत में एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर की ओर से चिंता जाहिर की गई है कि राजनीतिक दुष्प्रचार और आडंबर का नतीजा ट्रंप पर हमले की शक्ल में सामने आया है। इससे भारत को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों के नेता ऐसा ही दुष्प्रचार और आडंबर फैलाते रहे हैं और सियासत में फौरी फायदे के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे हिंसक और उकसाऊ बयानबाजियों के नतीजे भी सामने आते रहे हैं। चाहे वो पीएम बनने से पहले अक्टूबर 2013 में पटना की रैली में पीएम के मंच के सामने बम धमाका का कांड हो, या जनवरी 2022 में पंजाब के फिरोजपुर में बीच फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले को बंधक बनाने की घटना हो, या फिर 2024 में वाराणसी में पीएम के काफिले पर चप्पल फेंकने की घटना। अब बीजेपी का भी मानना है कि पीएम के खिलाफ ऐसी घटनाएं विपक्षी दलों के नेताओं और खासकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से की गई उकसावे वाली बयानबाजियों के कारण ही हुई है। दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति का निर्माण किया गया था। मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग बयानों में नहीं होना चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से हिंसा, हत्या और मौत जैसे शब्दों के इस्तेमाल का प्रचलन सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहकर शुरू किया था, जो अब तक जारी है। बीजेपी का आरोप है संसद में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंसा, 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 हत्या, हत्या, हत्या जैसे शब्द बार बार कहे। वाराणसी में जब पीएम के काफिले पर चप्पल उछली तो राहुल गांधी ने उकसाया कि देश में लोगों को अब मोदी से डर नहीं लगता। फरवरी 2020 में राहुल गांधी ने कहा था कि 6 महीनों में पीएम का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेरोजगार इन्हें डंडे मारेंगे। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं।
भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। यदि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वैसे तो आप सबने सुना होगा जीत का जश्न होता है, जीत का उत्साह, मगर यहां हार का उत्साह है। तो उस हार के उत्साह में मैं कहूंगा, उत्साह से उच्छृंखलता, उच्छृंखलता से उद्दंडता की तरफ मत जाइए, परिपक्वता का प्रदर्शन करिए। बीजेपी का आरोप है कि पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा, हत्या और मौत शब्दों का इस्तेमाल एक बार नहीं हुआ बल्कि कई बार किया गया। बीजेपी इमरान मसूद के बोटी बोटी काटने वाले बयान से लेकर सुबोध खान सहाय की हिटलर की मौत मरने वाले बयान तक का जिक्र करके कांग्रेस को चेतावनी भी देती नजर आ रही है। क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया? छुटभैये नेता नहीं थे, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जैसे लोग थे। क्या कब्र खुदेगी, मर जा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, सर फोड़ देंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। याद रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर नहीं की और खुद 140 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद के सुरक्षा कवच में महफूज बताया। लेकिन जब 2022 में पंजाब के फिरोजपुर में जानबूझकर उनके काफिले को फ्लाईओवर पर रोका गया तो उन्होंने उसकी शिकायत की थी और तब उसे राजनीतिक स्टंट बताकर सियासी शोरगुल में विपक्षी दलों की ओर से गायब कर दिया गया था। लेकिन आज जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिना किसी वजह के जानलेवा हमला हुआ तो भारत में भी पीएम मोदी के खिलाफ चल रहे राजनीतिक दुष्प्रचार के नतीजों को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। आज तक ब्यूरो। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, सरकार के जिम्मे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा होती है। ऐसे में विरोधी दलों की ओर से पूछा जा रहा है तो फिर सिर्फ आरोप ही लगाए जाएंगे या फिर सुरक्षा की समीक्षा कर ली जाएगी? इस तरह के आरोपों के लिए मौजूदा वक्त को ही क्यों चुना गया? शहजाद पूनावाला जी। सबसे पहले चित्रा जी, देखें कितनी विडंबना की बात है कि जिस लोकतंत्र को, यूनाइटेड स्टेट्स को लोकतंत्र के इंडेक्स में सबसे ऊंचे रैंक में रखा जाता है, वहां के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी, उन पर दिन दहाड़े गोली चलाई जाती है। और भारत जिसके लोकतंत्र के इंडेक्स में हर रोज गिरने की बात यही मंडली, यहां पर कुछ बैठी हुई मंडली बताती है, अनाउंस करती है, वहां पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में केरल से लेकर कश्मीर तक वो यात्रा निकालते हैं। उन पर कोई पत्थर भी नहीं उछालता और नहीं उछालना भी नहीं चाहिए। और दोनों भाई बहन मिलकर कैसे गोले, बर्फ के गोले एक दूसरे पर फेंकते हैं, तो ये भी एक बात दर्शकों के सामने आनी चाहिए। देखिए, जहां तक सवाल है राजनीतिक हिंसा का, एक उसका एलिमेंट है सिक्योरिटी एस्पेक्ट का, ये बात बिल्कुल सही है। उस पर लगातार रिव्यू होते ही रहता है, उस पर लगातार जो डेवलपमेंट करना है वो करते ही रहती है सिक्योरिटी एजेंसीज। परंतु उसका एक पक्ष होता है संदर्भ, किस कॉन्टेक्स्ट में वो राजनीतिक हिंसा होती है। अगर आप देखें पूरी दुनिया में, नाइजल फराज हो, शिंजो आबे हो, मोदी हो या ट्रंप हो, सभी में क्या कॉमन है? देश अलग अलग है, स्क्रिप्ट सबकी एक ही है। स्क्रिप्ट ये है कि जो वामपंथी इस्लामो रेडिकल वो कबाल है, वो ऐसा दुष्प्रचार, झूठ प्रपंच का एक ऐसा हवा खड़ा कर देता है अपने विरोधियों के लिए, जिसको कहते हैं डीह्यूमनाइजेशन, डीलेजिटिमाइजेशन एंड डीमोनाइजेशन। चित्रा जी, लोकतंत्र में एक दूसरे की टीका टिप्पणी करना, चलो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 5 गांव नहीं ठीक से उसको सुधारा, या हमने किसी और के ऊपर राजनीतिक टीका टिप्पणी की, ये जायज टीका टिप्पणी है। परंतु जब आप कहते हैं एक दृश्य के माध्यम से कि 10 सेकंड और ले लीजिए, कि संघियों का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, उनकी जलती हुई हाफ पैंट दिखाते हैं, या जब आप कहते हैं कि ये हिटलर की मौत मरेगा या डैश डैश की मौत मरेगा या लाठी डंडे पड़ेंगे। इंडिया में तो एक कदम आगे बढ़कर नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया कि ये व्यक्ति तो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। नेता प्रतिपक्ष को जब वाराणसी की चप्पल फेंकने की घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जायज है क्योंकि अब लोग डरते नहीं है। मतलब उनके भी परिवार में इस प्रकार की चीजें हुई हैं, मुझे लगता है कम से कम उस प्रकार से उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। तो ये जो डीमोनाइजेशन, डीह्यूमनाइजेशन और डीलेजिटिमाइजेशन किया जाता है, उसका सीधा परिणाम है राजनीतिक हिंसा। और ये तो हमने पटना से लेकर इशरत जहां का मामला हो, या जिस प्रकार से पंजाब की सिक्योरिटी लैब्स में हाउस द जोश कांग्रेस ने पूछा, तो उन्होंने बार बार उदाहरण दिया है कि मोदी से विरोध करते करते वो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की मौत की कामना करते हैं, जो हमने इमरजेंसी में कभी नहीं की।
इमरजेंसी के दौरान एक व्यक्ति भाजपा का बता दीजिए जिसने, या एक व्यक्ति इस संघ का शहजाद जी, बता आपकी दीजिए बात जिसने महत्वपूर्ण इंदिरा जी है, की लेकिन इसी से जुड़ा हुआ अगला नहीं, सवाल ये हमारे खड़ा होता है, संस्कार नहीं। विपक्षी दलों में लोग बोल रहे हैं इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए यकीनन, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, एसपीजी वालों की है, जो पहले ही चले जाते हैं अलग अलग जगहों पर सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए, देखने के लिए। बिल्कुल चित्रा जी, मैं एक ऐसी बात बोलने वाला हूं मुझे जिसका बहुत दुख है और मेरी जुबान लड़खड़ाएगी उसको कहते हुए। इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी ना जब उन पर वो हमला हुआ और वो मारी गई, उनकी जिम्मेदारी, उस हत्या की जिम्मेदारी क्या सिक्योरिटी फोर्स पे रखी जाएगी या जिन्होंने हत्या की आतंकी मानसिकता वाले लोगों पे रखी जाएगी? मुझे लगता है कि देखिए, सवाल यह पैदा होता है कि आज जब देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है या देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हम किसी के भी बारे में, चाहे वो प्रतिपक्ष में हो चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, हम किसी के बारे में भी ऐसे शब्दावली ना बोले जिससे कि कोई भी सरफिरा एक बंदूक उठाकर या एक लाठी उठाकर या एक बम उठाकर या एक बम बेल्ट पे बांधकर बोल दे। अब मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, सुनिए। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी खुद डंडा लेकर मोदी जी के पीछे जाएंगे, वो तो उनकी करने की हिम्मत नहीं है, पर राहुल गांधी को ये क्या श्योरिटी है कि कोई उनका भाषण सुन रहा होगा, कोई सरफिरा होगा, उसने सोचा होगा राहुल गांधी तो हमें क्यों दे रहे हैं, राहुल गांधी तो हमें इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी इस बात की गारंटी ले सकते हैं। इस तरह के बयान क्या उकसावे वाले नहीं होते हैं अनुराग भदौरिया जी? और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल, और ऐसा लग रहा है पिछले 10 सालों में लगातार उसकी फहरिस्त बढ़ती हुई चली जा रही है। देखिए, इस देश के अंदर में किसी भी देश के, खासकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये जिम्मेदारी किसकी है? एसपीजी की है। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी एसपीजी पे, सरकार की एसपीजी उस पर भरोसा नहीं है क्या? किस तरह की बातें कर रहे हैं भाई? सुरक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नेताओं के बयान से, यहां पे नफरती विचार से हमारे बीच की सुरक्षा जरूर खत्म होती है, देश के संविधान पे जरूर खतरा आता है, कई बार इनका देश का भाईचारे पे जरूर खतरा आता है, और भारतीय जनता पार्टी की नीति से बेरोजगारी पे तो खतरा है ही, यहां पर्चा लीक का भी खतरा दिखाई पड़ता है, जनता पे बुलडोजर का खतरा दिखाई देता है, और यात्रियों को रेल हादसा का खतरा है, उनके ऊपर सरकारी संस्थाओं को बेचने का खर्चा, युवाओं के भविष्य पे खतरा है, और किसानों के फसल जो हमारे जो उनका मूल्य नहीं मिलता है उसका खतरा है, महिलाओं के सम्मान पर खतरा है। खतरा तो आपकी सरकार में सभी पे है, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे यात्री हो, आपकी वजह से खतरा तो सभी पे मंडरा रहा है, ये तो सच है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जब खतरे की बात करते हो तो बड़ी हंसी आती है। ये बताइए कि आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की Z+ एनएसजी कवरेज क्यों ले लिया था? आपने एनएसजी कमांडो क्यों हटा लिए थे? जबकि वो उत्तर प्रदेश के इतने बड़े नेता हो, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में मास के लीडर हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में उनकी हमेशा उपस्थिति होती है, तो क्या उनकी जान को खतरा नहीं है? विपक्ष, डोनाल्ड ट्रंप वहां विपक्ष में है और विपक्ष के नेता पे हमला हुआ है, और हम लोग यहां विपक्ष में, चिंता हमें है, और चिंता आप सरकार अपनी करने लग गई। अरे भैया, सरकार तो खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार की होती है कि विपक्ष की है? ये बताइए, विपक्ष तो हम तो कह ही रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था विपक्ष के नेताओं की भी तो करो। हमारी तो एनएसजी आपने ले ली, अगर हमारे एनएसजी कौन जिम्मेदारी लेगा? कल अखिलेश यादव जी इतने लोगों से घिरते हैं, कभी कोई घुस जाता है, कभी कोई घुस जाता है, वो सिक्योरिटी के घेरे में रहते हैं तो उनको सुरक्षित रहते हैं। कल कोई बात हो जाएगी तो आप जिम्मेदारी लेंगे? समाजवादी पार्टी नेता किसी प्रकार की कोई बात होती है तो आप जिम्मेदारी लेंगे? हमारी एनएसजी आप हटा देंगे, एनएसजी कमांडो ले लेंगे, अपना रोना लेके बैठे हैं। जनता के और लोगों की कोई चिंता ही नहीं है। शहजाद मुझे बोलने दिया करे। चित्रा जी, गलत बात है, वो 10-10 मिनट तक बोलते हैं, हम लोग 2 मिनट नहीं बोल पाते, आप चिल्लाना शुरू करती है तो ठीक नहीं है ना। बराबर का समय दीजिए। हम 37 सीट लेके आए उत्तर प्रदेश के अंदर में, इन पे 33 सीट है। शहजाद बोलते तो आप कहते रहने दीजिए, भदौरिया जी रहने दीजिए, ठीक नहीं है। चित्रा शहजाद पूनावाला जी, चित्रा जी, मुझे लगा कि कम से कम आज के दंगल में सभी लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक स्टैंड लेंगे। मान लीजिए अभी जो अनुराग जी ने बोला है, अगर उसको पैमाना बताया जाए, और कांग्रेस मेरी क्लिप को आधी काटकर अब इसको प्रचारित ना करे, पर अनुराग जी ने तो इंदिरा गांधी जी की हत्या के लिए सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया, खालिस्तानियों को क्लीन चिट दे दी। अगर उनका तर्क अपनाया जाए तो क्या हम खालिस्तानियों के समर्थन में आज बात रखेंगे? क्या
हम तो कहते हैं कि इंदिरा जी को मारने वाले जो हत्यारे हैं वो देश के दुश्मन, वो मानवता के दुश्मन हैं। पर अनुराग जी आकर उनका जायजीकरण कर रहे हैं, वो कह रहे जस्टिफाइड है, सिक्योरिटी की चूक थी भाई साहब, सिक्योरिटी संभालनी चाहिए थी। ये ऐसे मत दीजिए तर्क। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए अभी मैं हाल ही की घटना सुनाता हूं। ये वाराणसी में चप्पल फेंका गया, अब वो चप्पल बॉम्ब भी हो सकता था, वो चप्पल कुछ भी हो सकता था, ये राहुल गांधी कहते हैं। People are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Varanasi itself threw a chappal on his car. Right? So it's very clear. मैं अब आशुतोष जी भी दिख रहे हैं, बाकी सारे लोग, मैं किसी को अपमानित करने के भाव से नहीं, पर मैं उनको उनकी निष्पक्षता पर जोर डालते हुए पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के ऊपर हमला किया जाए तो उसको जायज ठहराना चाहिए। और आशुतोष जी और बाकी लोग यहाँ पे महाज्ञानी लोग बैठे हैं, उनको याद होगा जब नेता प्रतिपक्ष थे एक प्रकार से मोदी जी, 2013 के पटना ब्लास्ट में, 10 सेकंड और, पटना ब्लास्ट जब हुआ तो नीतीश जी हमारे साथ नहीं थे, उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए और वो साथ में आए। परंतु कांग्रेस के बयान पता है क्या है? कांग्रेस का अधिकृत बयान दिग्विजय सिंह का था कि ये तो मोदी ने ही करवाया होगा माइलेज के लिए। उसमें फिर जाकर इंडियन मुजाहिदीन के लोग कन्विक्ट हुए एनआईए कोर्ट के द्वारा। मैं जवाब ले लेती हूं आशुतोष जी। ठीक है आशुतोष जी, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसे विषयों पर भी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जो पिछले 10 सालों के दौरान काफी ज्यादा बढ़ गई है? विक्रम सिंह की ओर से एक आर्टिकल में यह दावा किया गया है। राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? राजनीति से इतना डर क्यों लगता है? जम के राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि अगर राजनीति होगी तो लोग जागरूक होंगे, राजनीति होगी तो प्रशासन चुस्त होगा, राजनीति होगी तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा तो एसपीजी को टाइट करेंगे और उस पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक चीज यहां कहना चाहता हूं, मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न इस बात की, राजीव गांधी की हत्या के बारे में बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन राजीव गांधी की एसपीजी की सुरक्षा को किसने विड्रॉ किया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। विश्वनाथ प्रताप सिंह को कौन सपोर्ट कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और विश्वनाथ प्रताप सिंह को जिम्मेदार माना जाए राजीव गांधी की हत्या के लिए? सबको मालूम था कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, उसके बाद राजीव गांधी और उनका परिवार निशाने पर था, लेकिन नफरत इतनी ज्यादा भरी हुई थी विश्वनाथ प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों में कि उन्होंने राजीव गांधी के एसपीजी की सुरक्षा विड्रॉ की और उसकी कीमत देश ने चुकाई। सवाल इसी बात को लेकर है, जब राजनीति आप छोटी चीजों को लेकर करने लगते हैं, जब आप सुरक्षा जैसे मसलों को लेकर राजनीति करते हैं, तब सवाल खड़ा होता है। शहजाद ने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं शहजाद से एक सवाल पूछता हूं। शहजाद जब कांग्रेस पार्टी में थे तो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक घृणात्मक शब्द का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था प्रधानमंत्री जी हिटलर है। तो क्या शहजाद को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए अगर आज उनकी सुरक्षा को खतरा है? यह भी एक प्रश्न खड़ा होता है। तीसरा प्रश्न यह, आपको याद होगा शाहीन बाग का जब आंदोलन चल रहा था तो दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहे थे, उस वक्त अमित शाह ने यह क्या कहा था? इतना कस के ईवीएम का बटन दबाओ कि शाहीन बाग के लोगों को करंट लगे। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ऐसे बटन दबाओ बीजेपी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी को जैसे फांसी दे रहे हो। यह कौन सी भाषा है? क्या यह देश के प्रधानमंत्री की भाषा शोभा देती है? क्या कांग्रेस पार्टी को आप फांसी देना चाहते हैं? क्या शाहीन बाग में जो लोग आंदोलन ईमानदारी से कर रहे थे उनको करंट लगवाना चाहते हैं आप? तो जब देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उस पर भी सवाल। और चौथा मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि अगर राहुल गांधी और उनके जैसे लोग अगर इस देश के अंदर हिंसा की राजनीति कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, तो सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी क्यों है? फौरन एफआईआर दर्ज करिए और उनको गिरफ्तार करिए और 8-10 साल तक उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। ये राजनीति आप कर रहे हैं। अगर वो हिंसा फैला रहे हैं तो अरेस्ट देम, चाहे कोई भी आदमी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। शहजाद जी, मैं आपके पास आऊंगी। उकसावे वाले बयान को लेकर हालांकि आपकी ओर से जरा भी निंदा नहीं की गई, आपने कहा कि हर चीज के लिए सरकार ही जिम्मेदार है, आपने उदाहरण भी कोट किए। इसका जवाब वो देंगे। संगी जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं, जिनके आर्टिकल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विक्रम सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए, आपको क्यों लगता है कि ट्रंप पर जो हमला हुआ वो ट्रंप के खिलाफ राजनीतिक दुष्प्रचार के कारण हुआ और फिर उसको आप भारत से जोड़कर तमाम बातें कहते हुए नजर आते हैं? आज के दौर में फेक, डीप फेक और एआई जनरेटेड डिसइंफॉर्मेशन के कारण जो वातावरण किसी समाज का विषाक्त हो रहा है, क्योंकि हम आप जीवित हैं एक इकोसिस्टम में, और उस इकोसिस्टम में अगर हम रोशनाई डालेंगे तो वातावरण काला होना ही होना है।
उसमें कोई सात्विकता, कोई शांति की बात, कोई सौहार्द और सद्भाव की बात होगी, तो वातावरण जो है सामान्य होगा और सौहार्दपूर्ण रहेगा। दुर्भाग्य से जो अमेरिका में हुआ और जापान में इसके पहले हुआ, शीर्षस्थ पूर्व राजनेताओं के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, और जिसका एक मूल कारण यह था कि वातावरण का विषाक्त होना, आरोप प्रत्यारोप, झूठे सच्चे जो भी बेबुनियाद जो आरोप जो थे उनका लगाया जाना, और ये उम्मीद की जाती है, और ऐसे छोटे मोटे आरोप नहीं, ये कह देना कि अगर प्रधानमंत्री पर चप्पल फेंकी जाती बनारस में तो ये कह देना कि अब आपसे कोई डरता नहीं है। या इसके पहले भी प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके की जनसभाओं में इस तरह की घटनाएं होती थी, तब तो कोई नहीं कहता। डर की बात कहाँ आई? मैं ले चलता हूं आपको बिहार में पटना में 2013 27 अक्टूबर को जनसभा हुई थी। पीएफआई के कार्डर्स ने वहां बम विस्फोट किया, 6 लोग हताहत हुए, उसके बारे में भी हल्का करके। इशरत जहां एनकाउंटर हुआ तो इशरत जहां को यह कहने की एलईटी की चरमपंथी की वो टेररिस्ट थी, ये कहना वो यहाँ की बेटी है, वहां की बेटी है, इसका क्या मतलब है? जो चरमपंथी है वो चरमपंथी है। बिल्कुल। फिर जो किसान एजिटेशन हुआ उसमें इस बात का एक समानता दिखाने की कोशिश की गई कि इंदिरा गांधी की जैसे हत्या हुई थी वैसे मोदी जी की भी हत्या हो जाएगी। आप और आगे चलिए, फिरोजपुर पंजाब में प्रधानमंत्री जी का दौरा था, पूरा कॉन्वॉय पाकिस्तान से बिल्कुल उनकी आर्टिलरी की मार के बिल्कुल रुक गया। बिल्कुल। चन्नी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री पंजाब के, उन्होंने जिम्मेदारी लेना तो छोड़ दीजिए, उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये एक स्टंट है और जिम्मेदारी ले, ऐसा कोई मिसाल ढूंढना मुश्किल है। जब निर्वाचित प्रधानमंत्री पूर्व घोषित निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अगर जाएं और उनका कार्यक्रम पूरा ना हो और बेशर्मी के साथ इसका ठीकरा भी केंद्र सरकार पर मढ़ दिया जाए। सुबोध कांत सहाय एक मंत्री हैं थे पहले, और वो कहते हैं कि मोदी जी बिल्कुल एडोल्फ हिटलर की तरह हो गए हैं। तो जैसा अंत दर्दनाक एडोल्फ हिटलर का हुआ वैसे ही मोदी जी का भी होगा। इमरान मसूद सांसद सहारनपुर, उन्होंने जो शब्द कहे वो मैं कह नहीं सकता हूं, और अगर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो मैं जानना चाहूंगा कि मोहब्बत की दुकान में आखिर माल कैसा है। अगर इस तरीके का घटिया माल है तो भगवान ही मालिक है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बिस्मार्क ने 150 साल पहले कहा था, राइट पोलाइटली, स्पीक डिप्लोमैटिकली, वन ऑब्जर्व्स द रूल्स ऑफ पोलाइटनेस इवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। युद्ध की घोषणा में भी सामान्य शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। इस तरीके की भाषा, शैली और शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक जीवन में न केवल वाली राजनीति लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। ठीक है विक्रम सिंह जी, और भी बहुत सारे सवाल हैं आपके आर्टिकल को लेकर, जिसको लेकर मैं आपके पास आऊंगी। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, एक टिप्पणी उनकी मैं ले लेती हूं। संगीत रागी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर पीके मिश्रा जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। संगीत रागी जी, इसके पहले आशुतोष जी ने जो सवाल उठाए, 4 सवाल उनकी ओर से पूछे गए हैं, ये कहते हुए कि राहुल गांधी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर दी जाती, फिर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या का वो उदाहरण भी दे रहे हैं। देखिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे अपेक्षा थी कि कम से कम राहुल गांधी के बयान की निंदा करेंगे आशुतोष, और जब आशुतोष ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है, तो वो मूलतः पत्रकार के तौर पर नहीं, वो राजनीतिज्ञ के तौर पर ज्यादा बोल रहे हैं। कायदे से उनको यदि इसी प्रकार की कोई हिंदुत्व वाली बाधित ताकतें यदि किसी दूसरे संप्रदायों के बारे में ये बात कहते हैं तो उसके खिलाफ कहा जाता है कि नफरत की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। राहुल गांधी नफरत की भाषा का प्रयोग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इसके बारे में उन्होंने कोई सटीक टिप्पणी नहीं दी। मैं इसका एक सीधा सरलीकरण कर रहा हूं। 2002 के गोधरा के पश्चात से इस देश में वामपंथी, कांग्रेसी और इस्लामिस्ट गठजोड़ एक सिरे से नरेंद्र मोदी के खिलाफ विभत्स घृणा का पूरा वातावरण तैयार करने की कोशिश की है, और उसी का परिणाम था जिसके बारे में इशारा किया कि इशरत जहां जो है उसका प्रयोग किया गया था। वो लश्कर तैयबा की एजेंट थी, लेकिन इन्हीं कांग्रेसियों ने, इन्हीं वामपंथियों ने कहा कि वो तो हमारी एक मुस्लिम बेटी थी, वो तो सर उसको टेररिस्ट मानने से इन लोग इनकार करते रहे। सिर्फ वही की बात नहीं है, ये जो गठजोड़ है नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक घृणा का वातावरण तैयार करने का हमेशा कोशिश किया गया, और प्रधानमंत्री बनने के पश्चात तो इन्होंने, जैसे कांग्रेस पार्टी ने एक ढंग से और वामपंथियों ने एक ढंग से ये अभियान ही छेड़ दिया। और यही कारण है कि इस प्रकार की भाषा आप देख रहे हैं कि भारत की राजनीति में आए। इसकी शुरुआत कहां से होती है?
श्रीमती सोनिया गांधी ने भारत की राजनीति में इस घृणा का बीजारोपण किया है। जब मौत का सौदागर जैसे शब्द का प्रयोग करना शुरू किया था, पहले विपक्ष और पक्ष के सत्ता पक्ष के बीच में संवाद की एक परंपरा होती थी। इस संवाद की परंपरा को तोड़ने का काम सिर्फ उन्होंने किया है। और ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एसपीजी सुरक्षा की जो है वो अखिलेश यादव की असेसमेंट करता है और असेसमेंट के बाद उसको विड्रॉ किया जाता है, इस आधार पर नहीं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को घृणा थी राजीव गांधी से और इसीलिए उनकी हत्या करवाने के लिए किया है। चूंकि राजीव गांधी की हत्या अपने लोगों, अपने एक भीड़ में वो गए थे, वहां पर उनकी है एसपीजी की, उसमें मैं कहीं से गलती नहीं मानता हूं। सुरक्षा की इतनी चूक हुई कि उनको अपने घेरे में रखना चाहिए था और उस भीड़ में नहीं जाना चाहिए था। सामान्यतः नेता अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, यही गलती हुई। और क्या पता उसके पीछे कौन कौन सी चीजें हैं। आखिर वही श्रीमती सोनिया गांधी उसी पार्टी के साथ समझौता करती है जिसके बारे में आरोप लगाया जाता है कि उस पार्टी ने राजीव गांधी के खिलाफ वातावरण पैदा किया था। मैं डीएमके के बारे में बात करना चाहता हूं आशुतोष, जो कांग्रेस पार्टी की सहयोगी है। ठीक है। उस पार्टी ने राजीव गांधी के खिलाफ प्रोवोकेशन का पूरा वातावरण तैयार किया था, जहां पर कोयम्बटूर में उनकी हत्या हुई थी। आप उसके बारे में तो नहीं बात करते हैं, आप उसके बारे में तो नहीं बोलते हैं। ये चीजें क्यों आप एक पत्रकार के तौर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? राजनीति इसमें मत कीजिए। कम से कम हमको इस चीज को स्वीकार करना चाहिए कि ये भाषा चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मर जाए। ये किसने शुरू किया था? ये वामपंथियों ने शुरू किया था। हाथ उठा रहे हैं, मैं सबके पास आऊंगी, लेकिन वामपंथियों ने शुरू किया था। पूर्व और ऑफिसर एसपीजी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनकी कांग्रेस पार्टी का वामपंथीकरण और इस्लामीकरण हो चुका है, इसीलिए कांग्रेस की नसों में इस प्रकार के भाषा का पदार्पण हो गया है। पीके मिश्रा जी, सीधे आपका रुख करते हुए, एसपीजी को लेकर बार बार सुरक्षा विपक्षी दलों की ओर से कहा जाता है कि जिम्मेदारी तो एसपीजी की है, वो समीक्षा कर ले अगर कहीं पर चूक है तो। और पंजाब के संदर्भ में भी इस तरह की बातें बार बार कही जाती हैं। हालांकि जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट जब निकलकर सामने आई तो वहां पर पंजाब पुलिस और प्रशासन की गलती थी, इस बात का जिक्र उस कमेटी की रिपोर्ट में किया गया है। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है, क्या ये उकसावे वाले जो बयान है हाल के दिनों में जो ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये खतरा हो सकते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए? बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो सिक्योरिटी है वो एसपीजी जरूर देख रहा है। और मैं क्लियर बता रहा हूं कि हमको राजीव गांधी जी के सिक्योरिटी से कुछ सीखना चाहिए। राजीव गांधी जी का जब पेरुम्बटूर में इंसिडेंट हुआ तब वो एसपीजी प्रोटेक्टिव नहीं थे। दूसरा है, वो राजीव गांधी के अगेंस्ट में सेकेंड चांस था, पहला चांस था राजघाट में। एग्जैक्टली जैसे ट्रंप के ऊपर फायरिंग हुआ था, छत के ऊपर वो आदमी बैठ करके एम कर रहा था, एग्जैक्टली उसी तरह राजघाट में एक आदमी वेपन लेकर के वो फायरिंग भी किया था। किसी भी हालत में राजीव गांधी जी बच गए और उनको लेकर के हम लोग विड्रॉ करके आ गए। सेकेंड चीज मैं बताऊं, हमारा इस प्रधानमंत्री को जब वहां पर पुल के ऊपर फिरोजपुर में रोक दिया गया, इट वाज अंडर ड्रोन एंड आर्टिलरी रेंज ऑफ पाकिस्तान, एंड अगर उन्हें पता लगता तो बस दैट वाज द एंड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। आई एम टेलिंग यू। थर्ड थिंग जो बनारस में हुआ, बनारस में अब बोलते हैं कि चप्पल फेंका गया, ग्रेनेड फेंक सकते हैं डेफिनेटली, तो इसलिए उसकाने वाला भड़काने वाला जो बात है वो नहीं आना चाहिए। दूसरा है, SPG is not a political force. It involves security of the present Prime Minister and his direct relations, not anybody else. और जो दूसरे हैं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको NSG और दूसरे कमांडो लुक आफ्टर करते हैं। तो हमको इंदिरा गांधी जी से, शिंजो एबे जी से और हमको हमारा राजीव गांधी जी से, हमको इंदिरा गांधी जी से हमको सबक लेना चाहिए। ट्रंप का अटेम्प्ट से सबक लेना चाहिए, जो कि हम नहीं करते रहते हैं। इस टाइप का भड़वाव भाषण जब होता है, मैं क्लियरली बताता हूं कि जो भी देते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल लीडर जो है, मैं उनका ट्रेनिंग, मैं उनको वेपन का ट्रेनिंग भी दे रहा था। मैं अपने आप को गर्व महसूस नहीं करता हूं, लेकिन इस टाइप का
भड़काऊ भाषण हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं देना चाहिए, गलत बात है। उसमें जो है लोग किसी भी तरीके के एक्शन ले सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जो कि ठीक नहीं है। एक और छोटा सा जवाब आपसे मैं चाहूंगी, ठीक है, एसपीजी के सामने किस तरह की चुनौतियां होती हैं और जब भी किसी नेता का विड्रॉ किया जाता है, सुरक्षा जो भी उनको Z+ की Z की जो भी सुरक्षा दी जाती है, जब उसको विड्रॉ किया जाता है तो फिर उसका पैमाना क्या होता है, या फिर सरकारें अपने मन के मुताबिक तय करती हैं कि भैया इसको देना है, ये विरोधी है तो इसको नहीं देना है? इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। एसपीजी जब विड्रॉ होता है, एसपीजी जब राजीव गांधी से विड्रॉ हुआ था, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो उसमें डिसीजन ये लिया गया कैबिनेट में कि ओनली एसपीजी विल लुक आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज नियरेस्ट रिलेटिव्स। बाकी जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, उनको जो है अदर कमांडोज दे विल लुक आफ्टर। दैट इज हाउ एसपीजी विल लुक आफ्टर ओनली द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज रिलेशंस एंड नोबडी एल्स। आज के जगह पर हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अकेले मिस्टर नरेंद्र मोदी को देखते हैं और किसी को सिक्योरिटी प्रदान नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें एडवांस सिक्योरिटी लिहाजन में बहुत फर्क पड़ता है। अगर एसपीजी सबको दिया जाए तो उस देखिए आपने सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विस जो है अमेरिका में, वो काफी लोगों को दिया गया है, जिसके वजह से ट्रम्प जी के ऊपर ही अटैक हुआ। अगर ओनली सीक्रेट सर्विस ओनली प्रेसिडेंट को देखेंगे तो शायद ये नहीं हो सकता था। तो मैं क्लियरली बता रहा हूं, अगर एसपीजी एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के साथ होता, शायद इंसिडेंट सिर्फ मेट्रो में नहीं होता, बट बनारस में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। और इसमें जो है हमारा जो मिलिटेंट्स हमारे पास है, स्लीपर सेल्स जो होते हैं, वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। एक और छोटा सा जवाब आपसे मैं चाहूंगी, चूंकि आपका एसपीजी का लंबा चौड़ा अनुभव रहा है, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, जैसे पंजाब का जो घटनाक्रम हुआ या किसी भी दूसरे राज्य में, दिल्ली को छोड़कर जब नरेंद्र मोदी जाते हैं, जो भी प्रधानमंत्री है वो दूसरे राज्यों में जब पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? और पंजाब वाले मामले में यह कहा गया कि वहां के पुलिस प्रशासन ने एसपीजी को सहयोग नहीं किया, तो यहां पर लैग कहां पर था? बिल्कुल लैग जो है, देखिए एसपीजी प्रोटेक्टेड जो है प्राइम मिनिस्टर के जो है बिल्कुल चारों तरफ रहता है, लेकिन उनका जो आउटर कर्डन और इनर कर्डन जो होता है एसपीजी के साथ रहता है, जो मिडिल कर्डन जो होता है और आर्म्ड गार्ड्स जो होते हैं स्टेट का रहते हैं, आउटर कर्डन भी स्टेट पुलिस का रहता है। और इसका एडवांस सिक्योरिटी लिहाजन आईबी और स्टेट पुलिस और एसपीजी के बीच में होता है। इसलिए एसपीजी जो है, देखे जहां पर आप पुल के ऊपर खड़े रहे, देखे कि वहां पर आगे बढ़ नहीं सकते, उन्होंने रिवर्स करके प्राइम मिनिस्टर को वहां से लेके चले गए। ठीक है, उसमें तकरीबन 9 या 10 मिनट का डिले हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। उस समय बहुत बड़ा खतरा था, यकीनन हम सबने वो खबरें भी दिखाई थी। और बिल्कुल एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, एसपीजी ये डील नहीं करता है किसको एसपीजी प्रोवाइड करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। This is a group of senior security officers of government of India, IB, RNAW और NSG, SPG प्लस CRPF, इनके जो हेड हैं, हाँ, ये एक ग्रुप बनाते हैं। वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट उस आदमी का, उस वीआईपी का लिया जाता है। कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है तो उनको एनएसजी दिया जाएगा, स्टेट कमांडो दिया जाएगा, सीआरपीएफ दिया जाएगा। ये बड़ी बात आपकी ओर से कहेगी। शहजाद जी मैं आऊंगी, अनुराग भी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ विक्रम सिंह जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, जिनके आर्टिकल को लेकर आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। विक्रम सिंह जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर ही है, तो विपक्षी दलों के नेताओं के बयान को खतरे से जोड़ना, ये सवाल उधर से पूछा जा रहा है, कहां तक उचित है? विक्रम सिंह जी, जो आर्टिकल आपने लंबा चौड़ा लिख कर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। देखिए, सिक्योरिटी अपनी जगह है, आप सिक्योरिटी का काम बढ़ाने का काम हम क्यों कर रहे हैं? सिक्योरिटी एक सामान्य व्यवस्था में होती है और एक सिक्योरिटी होती है एक चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में। सिक्योरिटी अगर चार्ज एटमॉस्फेयर में है, मुझे पूरा विश्वास है कि एसपीजी हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरा है, लेकिन क्यों एसपीजी की परीक्षा ली जा रही है और निर्वाचित प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार के अनर्गल आरोप और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है? एक सामान्य भारतीय होने के नाते राजनीति में, विक्रम सिंह जी, राजनीति में भड़काऊ और हिंसा के रंग वाले बयान दोनों पक्षों की ओर से दिए जाते हैं, मंच से गोली मारने के नारे भी लगाए जाते हैं, तो सिर्फ कांग्रेस के बयान को लेकर इतना जिक्र क्यों, ये भी पूछा जा रहा है। सबके बयानों पे कानून सबके लिए बराबर है, जो भी हिंसा की बात करता है
चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो, वो अनुचित है। और मैं तो चाहूंगा अपराध पंजीकृत करके ऐसे तत्वों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई हो। मेरा कदापि मतलब नहीं है कि एक पक्षी कार्रवाई हो। अगर किसी ने भी कानून की लक्ष्मण रेखा पार की तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं दोनों पक्षों में। लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या पटना में जो विस्फोट हुआ या पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने जो बड़ी लापरवाही बरती या फिर वाराणसी में बार बार जिस तरह से चप्पल फेंकी गई, क्या उसके पीछे आपको ऐसा क्यों लगता है कि विपक्षी नेताओं की बयानबाजियां जिम्मेदार हैं? उसमें जिम्मेदारी तो ये तो जब विवेचना होगी तब मालूम पड़ेगा, जब गिरफ्तारी होगी। लेकिन पंजाब में जो हुआ होता तो वो राजनीतिक षड्यंत्र था। प्रधानमंत्री के घोषित कार्यक्रम को विफल करना यह राजनीतिक षड्यंत्र था। जो बम विस्फोट वहां हुआ था, आपने शायद गांधी मैदान का जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी 2013 में गए थे, आपने अगर इसका जिक्र किया है, वो एक आपराधिक कृत्य था और आपराधिक कृत्य की तरीके से इसको लेना चाहिए था। आपराधिक कृत्य भी केवल वैक्यूम में नहीं होता है, उनको सपोर्ट करने वाले कौन होते हैं, उनको सहयोग देने वाले कौन होते हैं, उनके सपोर्ट सिस्टम में कौन होता है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई। हमारे पास वक्त कम है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक एक टिप्पणी मैं ले लेती हूं। अनुराग जी मैं आऊंगी, शहजाद जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, उसके बाद मैं फौरन आप ही के पास आऊंगी। शहजाद पूनावाला जी बोलिए। चित्रा जी, अन्याय है, आप विपक्ष को बुला के बोलने नहीं देते, अन्याय है। शहजाद पूनावाला जी, चित्रा जी क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? बोलिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। हाँ चित्रा जी बोलिए। शहजाद जी। चित्रा जी पूरे देश को पता है कि आज तक और आपका शो बहुत लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। हमें पता है कि राजीव गांधी जी की हत्या LTTE ने की। आशुतोष जी, मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है, पर उन्होंने एक गंभीर आरोप पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय की सरकार चलाने वाले या जो नेतृत्व में थे जैसे वाजपेयी जी, उन पर लगाया। उसका कोई तथ्य है? क्योंकि हमारे एक और इंडिया टुडे के शो पर आपको याद होगा कि अमित मालविया के एक कमेंट पर तो राहुल कंवल जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उनको प्रतिबंध लगाया गया। पर मैं पूछना चाहता हूं, ये इतने गंभीर आरोप एक राजनीतिक विश्लेषक ने लगाए। जैन कमीशन रिपोर्ट जब आई थी तो उसने DMK को इंडाइट किया था और उसी DMK के साथ आज कांग्रेस का गठबंधन है। तो क्या यह माना जाए कि सोनिया गांधी जी चाहती थी राजीव जी ना रहे? ये किस प्रकार की, देखिए कोई राजनीतिक व्यक्ति करता है ये टिप्पणी तो समझ में आता, एक जिम्मेदार व्यक्ति आशुतोष जी ये आज तक के पैनल पर, वो भी आपके शो पे पैनल पर, पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर ये बिना तथ्य के आरोप लगाते हैं। मैं इसका भारतीय जनता पार्टी की ओर से सख्त शब्दों में निंदा करता हूं। दूसरी बात मैं उठाना चाहता हूं कि जब ये बयान कोई देता है, कोई रैंडम कोई व्यक्ति बयान देता है सड़कों पर कि मुसलमानों को काट देना चाहिए, वो मूल्य काटे जाएंगे ऐसे बोलते हैं, तब यही मंडली आकर कहती है देखिए एटमॉस्फेयर क्या बन गया है, मुस्लिमों का तो जेनोसाइड हो जाएगा। पर अगर मंडली ये बोले और वो मंत्री हो, सनातन समाप्त हो, हिंदू हिंसक है, मोदी हिटलर की मौत मरेगा, तो इसी मंडली के प्रतिनिधि यहां पर आकर बोलते जाकर FIR कर दो, मान्यवर सनातन समाप्त पर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच बोला और मंत्री ने बयान दिया था, आप उसको आकर जायज ठहराते हैं। और तीसरी बात, ये कोई हेट स्पीच का मामला नहीं है, हेट स्पीच गोइंग इनटू डीह्यूमनाइजेशन ये मामला है। मामला यह है कि जहां पर आप अपने विरोधी के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। ये कौन से लिबरल हो गए? आप तो लिबरलिज्म का बड़ा चोला ओढ़ते हैं, ये लिबरलिज्म है आपकी। और आखिरी बात, देखिए आखिरी बात कहना चाहता हूं, केवल आखिरी बात 10 सेकंड में आखिरी बात समाप्त कर देता हूं। आशुतोष जी मेरे बारे में जितनी व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाहे करे, पर आशुतोष जी आपके लिए शेर इरशाद करता हूं, आप सुन लीजिए। चिरागों के शहर में कागज का लिबास पहन के निकले हो, जरा संभल के चलिए, नशे में हो। आशुतोष जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं आपके कार्यक्रम में। अगर मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं अगली बार आपके कार्यक्रम में आने के बारे में सोचूंगा। सर हमारे पास एक सेकंड, आशुतोष जी आप अपनी बात को आगे बढ़े। सबकी नाराजगी सेम, उनकी भी नाराजगी है। अगर मेरे साथ 6-7 लोग पैनल पर हैं तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सबको बराबरी का मौका दूं। और अगर सभी के सवाल सरकार से पूछे जाएंगे तो बट ऑब्वियस है कि मुझे शहजाद के पास कई बार जाना होगा। ठीक है, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए, अनुराग जी का समय चला जाएगा, वो लगातार बहुत गुस्से में है। आशुतोष जी बोलिए, मैं उनका समय नहीं, बोलिए। मैं फिर अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लगातार मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले किए, आपने उनको नहीं रोका। RSS के अघोषित प्रवक्ता ने लगातार मेरे ऊपर हमले किए, आपने उनको नहीं रोका। चित्रा, एक मिनट, चित्रा मैंने कौन सा व्यक्तिगत हमला किया? मैं सुन लेती हूं उनको। इन्होंने राजीव गांधी की हत्या का जिम्मेदार मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड सुन लेती हूँ, मैं सुन लेती हूँ। आशुतोष जी को बोलने दीजिए।
बोलिए मुझे नहीं, आप पर इन्होंने राजीव गांधी की हत्या का आरोप प्लीज वीपी सिंह पर शहजाद पूनावाला जी। लगाया और वो बोलते हैं कि मैं सबका विक्टिम हूं ऑडियो इसमें। डाउन कर लीजिए, सुन सबकी लीजिए ये आप। नाराजगी ये से किस बोलिए। प्रकार- बोलिए आशुतोष जी, बोलिए। अगर चित्रा जी, अगर और भारत आरएसएस के प्रवक्ता ने अपना आधा भाषण मेरे ऊपर दिया, बीजेपी के प्रवक्ता ने आधा भाषण मुझ पे दिया, अरे और आपको आपने मुझे मौका सिर्फ मिला है बुलाया। आशुतोष जी, बोलिए। अब पूरा समय नहीं, इसी में गलत चला बात है। जाएगा। मैं- आप सबका उदाहरण देने आपके- लगेंगे सर, टीवी की मजबूरी आपके आप भी जानते हैं समय आने की। का कोई शौक नहीं आशुतोष जी, है। मेरे पास स्पीकर मिश्रा जी भी हैं और पूर्व डीजीपी साहब भी बैठे हुए हैं। ये कोई तरीका नहीं हो आप सकता ना आजाद- आशुतोष जी। आजाद आप पूनावाला इतने को तीन सीनियर बार हैं, आपने आप बुलाया। इतने बड़े संपादक रहे हैं और इस समय बैठकर आप बता रहे हैं कि टीवी में मौका नहीं मिल रहा है आपको। प्लीज आशुतोष जी, मुद्दे मैं फिर पर। अपनी आपत्ति दर्ज करा देता हूं। मुद्दे पर, ठीक है सर। शाहजाद आपकी पूनावाला को आपत्ति आपने स्वीकार 5 मिनट कीजिए। बुलवाया हाँ, और मुझे 2 मिनट बुलवा के आपने आप और सारे लोग मेरे ऊपर हमले कर रहे हैं। मैं बेवकूफ बैठा हूं यहाँ पे, तो सुनता रहूं उनकी बातों सर, को। मुद्दे एक पर narrative बोलिए ना। बनाया जाए। नहीं, मैं अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा हूं और अगली चौथी अगर बार आप मुझे बोल रहे हैं, बुलवाना आपकी है तो- आपत्ति दर्ज हो गई अगर आशुतोष बार जी। मुझे नहीं बोलने का मौका देना है तो कृपया करके मुझे मत बुलाइए अपने कार्यक्रम में। अब मुझे मेरी बात सुन लेने दीजिए। मैंने विक्रम सिंह जी का पूरा आर्टिकल पढ़ा। मैं उनसे 2 सवाल करना चाहता हूं कि क्या विक्रम सिंह जी ने उसमें इस बात का जिक्र किया जो सरदार पटेल ने आरएसएस के बारे में कहा था कि जिस तरीके से नफरत और हिंसा का माहौल आरएसएस के लोगों ने किया, उसकी वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई। दूसरा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा कि इतना कस के बटन दबाइए जैसे कांग्रेस पार्टी को फांसी दी जा रही है, क्या ये वायलेंट, क्या ये हिंसा भड़काने वाली बात नहीं है? और क्या इस भाषण की वजह से प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। ये जो नैरेटिव बनाने का खेल खेला जा रहा है, और आरएसएस के प्रवक्ता क्या बात कहेंगे? इनका तो पूरा जन्म हिंसा और नफरत फैलाने की उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोले, इनको दिखा दीजिए, इनको संगीत जी को दिखा दीजिए आशुतोष जी के साथ। ठीक है, ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता है या पत्रकार है? अनुराग भदौरे का समय चला जाएगा आप लोगों की लड़ाई में। पत्रकार है। हाँ, मैं किसी का उनको प्रवक्ता बोल लेने नहीं, दीजिए, मैं उनको बोल का लेने प्रवक्ता दीजिए। हूं। आशुतोष जी जल्दी से अनुराग जी, इसके बाद मैं आप ही के पास और आऊंगी, मैंने पूरा तो मौका सीधी दीजिए। आपको टिप्पणी संगीत की जी, थी, भाई प्लीज। आप तो संगीत जी, डीएमके प्लीज। को आप संगीत जी, क्लीन प्लीज। चिट दे रहे संगीत जी, हैं, प्लीज। डीएमके को क्लीन चिट प्लीज। दे रहे हैं और विश्वनाथ एक प्रताप बार सिंह सुन और लेते बीजेपी हैं, को घेरे में ला रहे एक बार हैं। सुन लेते हैं। बोलिए आशुतोष जी, बोलिए आशुतोष जी। विपक्ष का अपमान किया है आपने आज आपने बीजेपी का अनुराग भदौरिया जी, प्लीज ये रोज रोज का रोना बंद कर दीजिए। समाजवादी पार्टी में एक आपको छोड़कर बाकी किसी की इस तरह की शिकायत नहीं होती है। ये बहुत गलत बात है। प्लीज अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन कीजिए। ये आपकी बदतमीजी रोज रोज नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं, अनुराग भदौरिया। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। ये तरीका नहीं हो सकता है। शुरू से लेकर आखिरी तक आपकी आदत पड़ गई है। आशुतोष जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी लोगों के पास भी मुझे जाना है। नहीं, मैं अपनी बात कैसे पूरी करूं? आरएसएस के प्रवक्ता और बीजेपी मेरे ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। मैं तो बीच में बोल रहा था ना। आरएसएस के प्रवक्ता को रोकना चाहिए आपको। ये संगीत रागी जो आरएसएस के प्रवक्ता सर, मैं स्टूडियो में बैठी हूं, उनका ऑडियो म्यूट करा देती हूं और क्या कर सकते हैं आशुतोष जी? क्या सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 को चिट्ठी नहीं लिखी थी गोलवलकर को, कहा था कि जिस तरीके से हिंसा और नफरत का वातावरण आपने फैलाया उसकी वजह से गांधी की हत्या हुई, और उसके बाद आरएसएस के ऊपर बैन लगा, गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया, और आप मुझे यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। बोल लेने आप लोग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए। अनुराग भदौरिया के पास भी जाना है आशुतोष जी। सरदार पटेल ने आपके बारे में जो लिखा है उसको तो मान लीजिए, आशुतोष की बात मत मानिए, सरदार पटेल की बातों को तो मानिए। हम इतने इतिहास में नहीं जाएंगे अभी, मौजूदा वक्त में। ठीक है, इतिहास पढ़ाने का यहाँ पर वक्त नहीं है। मौजूदा वक्त में जो परिस्थिति बनी हुई है, जिस आर्टिकल को लेकर हम बहस कर रहे हैं, उसी पर रहें तो ज्यादा अच्छा है। अनुराग भदौरिया जी, इसके पहले मैं ब्रेक पर जाऊं, आप अपनी बात पूरी करें। सर आशुतोष जी, देखिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आधे घंटे तक आपकी बात कर पाऊं। ठीक है आशुतोष जी, आपकी आपत्ति दर्ज हो गई। अनुराग भदौरिया जी बोलिए। चित्रा जी जो अन्याय आपने किया है विपक्ष के साथ पूरे देश देख रहा है। अनुराग भदौरिया जी, कोई विपक्ष के साथ नहीं, आपकी रोज रोज की आदत है। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात कीजिए। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, मुद्दे पर आइए, सिर्फ मुद्दे पर बात कीजिए। बोलिए। विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, प्लीज ये रोना बंद कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, प्लीज ये रोना बंद कीजिए। अनुराग भदौरिया, रोज रोज का रोना बंद कीजिए। आवाज उठाने वाले थे आपको बीजेपी से जो सवाल पूछना है पूछिए, यहाँ पर एंकर इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुराग भदौरिया, आप समय बर्बाद कर रहे हैं, अभी ब्रेक हो जाएगा, फिर आप लगेंगे रोने की आपकी बात नहीं हो पाई। प्लीज अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया जी मुद्दे पर आइए, बीजेपी से जो सवाल है पूछिए। सत्ता पक्ष का नेता बोलता है तो आवाज चालू रखती हैं आप, और हम जब बोलना शुरू करते हैं आवाज बंद करती हैं। आपसे खतरा होता है, आप एजेंडा चलाती है देश के अंदर में, देश को, आप जैसे पत्रकारों से देश को खतरा है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। इतनी देर से आपने मुझे बैठा रखा है, और मैं बात करना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी की जेड प्लस सिक्योरिटी एनएसजी क्यों हटाई गई। मैं पूछना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले शुभेंदु अधिकारी ने क्यों बोला सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। ये क्या नफरती बात नहीं है?
क्या यहाँ रमनीत राणा ने नहीं बोला कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो तो हम देख लेते हैं? आप बीजेपी की बात नहीं जाना देना चाहते। फिरोजपुर की बात होती है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन बिहार में जब बम ब्लास्ट हुआ था, नीतीश कुमार वहां चीफ मिनिस्टर थे, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी? आज नीतीश कुमार के साथ तो बीजेपी की सरकार है, वो जिम्मेदारी उन पे नहीं होगी? आप सारी जिम्मेदारी विपक्ष पे ले जाती हैं, घुमा फिरा के बीजेपी के नेता सारी जिम्मेदारी विपक्ष पे ले जाने की बात करते हैं। दूसरी बात, हमने आप बार बार मुद्दा उठाया कि अखिलेश यादव जी की एनएसजी आपने क्यों ली? क्या अखिलेश यादव जी को खतरा नहीं? जब बीजेपी के नेताओं को खतरा हो सकता है तो अखिलेश यादव जी को नहीं हो सकता? पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बांस की लीडर है। मैं बार बार ये आवाज उठा रहा हूं, लेकिन इस आवाज को दबा देती हैं आप। हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं कि हम विपक्ष की भी तो सिक्योरिटी की बात करें, हम आम जनता की भी तो सिक्योरिटी की बात करें। आम जनता की सिक्योरिटी नहीं, आम जनता की सुरक्षा नहीं। कभी रेल हादसा हो जाता है, कभी यहाँ पे एयरपोर्ट गिर जाता है, कभी बेरोजगारी से आदमी खतरे में, कभी यहाँ सरकारी तंत्र बिके जा रहे हैं। इस तरह के जो खतरे देश को संविधान का खतरा है, क्या संविधान पे खतरा नहीं है? तो मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में जो नफरत की आग बोई जाती है, जो नफरत की आग लगाई जाती है, जो नफरत के बोल बोले जाते हैं, इससे देश को ज्यादा खतरा है। देश की संस्कृति और संस्कार को अगर किसी से खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बोलियों से खतरा है। जिस तरह की नफरत की बात करते हैं, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को तहस नहस कर दिया है, इन्होंने ताना बाना तोड़ दिया है। ये वो काम करते हैं जिस तरह के नेता इनका भाषण देते हैं। सुन लीजिए आप, एक भाषण नहीं हजारों भाषण है। और मैं विक्रम जी से यही बोलूंगा, विक्रम जी चश्मा एक तरफ का मत लगाइए, दोनों तरफ का चश्मा लगाइए। और आप सुरक्षा की बात दोनों तरफ होनी चाहिए। सत्ता पक्ष की होगी तो विपक्ष की भी सुरक्षा की बात होनी चाहिए। अब विपक्ष की सुरक्षा की बात नहीं होगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वापस कीजिए। संजय जी की बात नहीं हो पाई। चित्रा जी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं विश्वविद्यालय में, मैंने देखा है, प्रश्न पत्र कुछ भी बोलिए, प्रश्न पत्र कुछ भी दीजिए, उत्तर वही देंगे। अनुराग भदौरिया की वही ठीक है। शहजाद पुनावाला, ये समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है। चित्रा जी, आपने एक विरोधाभास देखा। आरएसएस ने क्या किया था 1940s में, वो माहौल बनाया था, तथाकथित रूप से उसको कोट किया जा रहा है, वहां पर सिक्योरिटी जिम्मेदार नहीं। और आज की जो घटना हो रही है जिसमें कि सीधा मैंने बयान दिखाया हिंसा को एक प्रकार से इंसाइट करने का, तो उसमें बोलते हैं वो तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, यहां पे माहौल का कोई लेना देना नहीं। ये विश्लेषक है आपके यहां पे बैठे हुए, वहां पर माहौल जिम्मेदार था बनाने वाले, और यहां पर सिक्योरिटी जिम्मेदार है। तो नेहरू जी की सिक्योरिटी जिम्मेदार थी गांधी जी की हत्या के लिए? बोल दीजिए ना एक बार। चित्रा जी, दूसरी बात, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पटना ब्लास्ट हो, इशरत जहां का मामला हो, चाहे पंजाब सिक्योरिटी लैप्स हो, तीनों के बाद प्रतिक्रिया क्या रही विपक्ष की? हाउस द जोश किसने बोला जब पंजाब में सिक्योरिटी लैप्स हुई? कांग्रेस पार्टी ने। किसने बोला कि पटना ब्लास्ट में कि ये इंडियन मुजाहिदीन का नहीं, ये तो बीजेपी का काम है? आज भी किसने कहा, जब भीमा कोरेगांव में प्लॉट टू असैसिनेट प्राइम मिनिस्टर था, तो भीमा कोरेगांव के सारे अपराधियों को बचाने का इकोसिस्टम नहीं काम किया कि नहीं किया? और यही अंतर है। हमने कभी भी इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, उनकी हत्या हुई, हमने कभी जस्टिफाई या करना भी नहीं चाहिए।